मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अकबर का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि कम से कम 3 वीडियो अकबर में जाएगा। बड़ा लेंदी चैप्टर है ये। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से मैं अब जो है उसके आगे पिछले वीडियो में हमने बताया था, और हमने ये भी बताया था कि कैसे बैरम खां का पतन हुआ और फिर स्त्री शासन के अधीन शासन किया अकबर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज। उसके बाद अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को इसमें समेटा जाए। उसके बाद उसका जो है राजपूत नीति और धार्मिक नीति एक वीडियो में हम बता देंगे आप लोगों को। तो काफ़ी हद तक अकबर कवर हो जाएगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पानीपत का हमने बोर्ड पर लिख दिया था प्रथम युद्ध 1526, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं बताऊं। वैसे हम बताए थे पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध, लेकिन बोर्ड पर लिखने में हमने गलती कर दिया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। बस उसको सुधार लीजिएगा और चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 युद्ध लड़े गए पानीपत के, 1526, 1556 और 1761। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1556 वाला द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, और जो तृतीय था 1761 वो तृतीय पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमने कहा था कि कैसे सत्ता पर नियंत्रण बैरम खां ने कर लिया था, और इसको हम थोड़े से बता के हम फिर स्त्री शासन पर चलेंगे। आखिर में बैरम खां का पतन क्यों हुआ? वैसे तो एक चैप्टर ही है, कभी अवसर आएगा तो पूरा बैरम खां की पूरी स्टोरी बता देंगे। तो देखिए, बैरम खां, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अकबर के शासन का जो 2 भाग था उसमें बैरम खां का बड़ा महत्वपूर्ण, बैरम खां जिसका 1556 से 1560 तक प्रभाव रहा। फिर जिसे हम कहते हैं स्त्री शासन, जिसकी हम चर्चा करेंगे आज ही, जो 1560 से 64 तक। तो पहले हम चलते हैं बैरम खां का जो है। तो धीरे धीरे हमने कहा कि बैरम खां बहुत ताकतवर हो गया और सारी नियुक्तियां अपने हाथ में ले लिया, और कभी कभी तो अकबर को बात मानने से इनकार भी कर देता था, डांट भी देता था। और पानीपत के युद्ध में उसकी जो है छवि थी, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था 1556, देखिए फिर जो है उसी तरह से, तो उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इसके पहले भी उसने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के साथ लड़ा था, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया था काफी दिनों तक, फिर ये जुड़ गया। तो धीरे धीरे अब चीजें, अब अकबर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और आप जानते हैं कि उसके पीछे जो महामनका का परिवार था वो लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारी बात सुने। बैरम खां पूरी सत्ता अपने हाथ में कर से ले लिया था। तो कई ऐसे इतिहासकार कहते हैं, अबुल फजल कहता है कि बैरम खां का जो कार्य था वो बर्दाश्त से बाहर हो गया था, और निजामुद्दीन भी कहता है कि वो अनाप शनाप काम करने लगा था अपने मन से। अकबरनामा में भी इसका उल्लेख मिलता है, जब अबुल फजल ये बात कहता था, चूंकि आईने अकबरी अकबरनामा उसका ग्रंथ है तो उसमें भी वो बात कहता है, अकबरनामा में ये बात कहता है। खैर, अकबर को लगा कि नहीं, ये मनमानी कर रहा है। कई ऐसा अवसर आया जब इसने जो है मनमानी किया। कई कहानियां भी मिलती हैं जिसमें लगा कि नहीं, इसने मनमाफिक जो है अपने हिसाब से काम किया, अकबर से सलाह नहीं लिया। तो यही कारण था कि अब अकबर जो है अब इसको पद से हटाने के लिए जुड़ गया। आप जानते हैं कि हमने बताया था कि इसको खान, एक खाना की उपाधि मिली थी, अर्थात पिता, ध्यान रखिएगा, खान ए खाना, खाना, ये पिता के समान होता है उपाधि जो है। इसके अलावा जो है वकील सल्तनत के पद पर भी था, ध्यान रखिएगा, वकील ए सल्तनत के भी पद पे था, अर्थात प्रधानमंत्री के भी पद इसने जो है प्राप्त कर लिया था। वजीर के जो पद होता है उसमें प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता था, तो वो भी प्राप्त कर लिया था और पूरा गवर्न कर रहा था।
कई इसमें कहानियां मिलती हैं और अकबर अब धीरे धीरे इन चीज़ों से अब वो वाकिफ हो रहा था। दरअसल जो स्त्री शासन है, इसको जोड़ के ही बताना पड़ेगा, जिसमें महम अनगा थी, महम धाय माय अनगा, और महम अनगा जो है महत्वाकांक्षी महिला थी, कूटनीतिक राजनीतिक महिला थी और कह सकते हैं सत्ता का प्रेमी थी। इसीलिए वो चाहती थी कि जो है सत्ता हमारे इर्द गिर्द रहे, हमारे लोगों के आसपास रहे। और महम अनगा में इनका जो बेटा था, बेटा और बेटी, ठीक है, बेटा था अधम खां जो अकबर से केवल 1 साल बड़ा था, और बेटी थी जीजी अनगा, जीजी अनगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि पीर मोहम्मद भी था, शमशुद्दीन भी थे। तो अब ये लोग सत्ता का कह सकते हैं कि संचालन कर रहे थे। पीर मोहम्मद को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, पीर मोहम्मद, ठीक। अब देखिए, तो ये लोग जब रात में अकबर बैठता था अपने सैन्य कक्ष में, आता था सोने के लिए, तो ये लोग घेर लेती थी चारों तरफ से और कहते हैं कि देखो उसने ऐसा काम किया, तुम नहीं बोले, उस महावत को मार दिया, जो उसका क्या दोष था, तुम कुछ नहीं बोले, उसको उसने हटा दिया, तुमको। बात दरअसल ये सही कहती थी और अकबर को आईना दिखाती कि देखो तुम जो है उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हो। अकबर को भी लगा कि नहीं, भी अब 18 साल का होने जा रहा था, उसको लगता था कि नहीं अब सत्ता पूरी तरह से हमारे हाथ में हो जाए। तो ये बहुत सी ऐसी बातें थी जो इन लोगों ने उसको दिखाना शुरू कर दिया। जब रात में आप कान भरेंगी, इस तरह से करेंगी, तो निश्चित है कि उसका दिमाग खराब होगा और धीरे धीरे जो है अब वो इससे वाकिफ हो गया कि नहीं ये बेईमानी कर रहा है, काम खराब कर रहा है। तो इस आदेश दिया इसको आने का दरबार में, और पीर मोहम्मद को नियुक्त कर दिया था। एक इसका ये हटा दिया था पीर मोहम्मद को, फिर जो है अकबर ने नियुक्त कर दिया, इसको बुरा लग गया था। तो कहते हैं कि सिंध के निकट तिलवाड़ा नामक एक स्थान है, जब ये नहीं आया तो मुगल फौज पहुंची और तिलवाड़ा के पास 1560 में, ध्यान रखिएगा, तिलवाड़ा ये एक स्थान है, तिलवाड़ा, ठीक है। यहीं पर बैरम खां से युद्ध हुआ अकबर से, अकबर की सेना से बैरम खां तथा अकबर की सेना से युद्ध हुआ और उसमें समझ गया कि अब मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, तो आत्मसमर्पण कर दिया और इसको बंदी बना करके अकबर के सामने उपस्थित किया गया। तो अकबर ने कहा कि यार जो है आप तो जानते हैं कि विद्रोह का क्या अर्थ होता है, क्या मायने होता है, लेकिन चूंकि आपने मेरे पिता के साथ वफादारी निभाई है, मेरे साथ वफादारी निभाई है, तो इसलिए आपको शर्तों के अनुसार आपको माफ़ी दे दी जाएगी। और कहते हैं कि वो शर्त रखी गई, 3 शर्तें अकबर ने इनको रखा था। 3 शर्तें क्या की थी आप देख लीजिए बैरम खां के सामने, ठीक है। पहला शर्त रखा गया, कानपी या वही एक ही है चंदेरी का गवर्नर बन जाइए। ध्यान रखिए, क्या बन जाइए, गवर्नर बन जाइए। दूसरा रखा इसने, दरबार में रहिए। और तीसरा था मक्का या मदीना चले जाइए, मक्का या मदीना आप जा सकते हैं। ये 3 शर्तें रखा था अकबर ने। कहते हैं कि बैरम खां भी समझ गया था। अच्छा, कानपी चंदेरी का गवर्नर बनना मतलब जंगल का गवर्नर बनना, कोई मतलब नहीं था, ठीक। और दरबार में हम रहेंगे तो लोग सबके निगाह से देखेंगे, क्योंकि एक बार आप विश्वास तोड़ देते हैं तो फिर वो विश्वास लाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी के लिए भी एक बार आपने खो दिया तो उसको खो दिया, बहुत मुश्किल से विश्वास वो वापस आता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आदमी को विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो सोचा कि मक्का और मदीना जाना ही ज़्यादा उचित रहेगा। कहा हुजूर मुझे मक्का और मदीना जाने की व्यवस्था किया जाए, मैं मक्का और मदीना जाऊंगा, शेष जीवन वहीं बिताऊंगा। अकबर ने कहा कि ठीक है, पूरी इसको व्यवस्था करके जाने दिया गया।
कहते हैं कि जब बैरम खां मक्का मदीना जा रहा था तभी गुजरात के निकट, ध्यान रखिएगा गुजरात, ये क्वेश्चन पूछा है, सब चीजें निकट, निकट पाटन एक स्थान है, ध्यान रखिए पाटन एक स्थान है जहां पर एक अफगानी मुबारक खां पीछा कर रहा था। दरअसल बैरम खां के बारे में बता दें कि एक तरह से जल्लाद ही था, हजारों लोगों की मौत के घाट उतारा था। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने जो है बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था अफगानियों को। तो उन बच्चों ने अपने पिता के कब्र पर, अपने भाइयों के कब्र पर कसम खाए थे कि जब तक हम लोग बैरम खां को मार नहीं देंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और जब इन लोगों को पता चल गया कि बैरम खां मक्का और मदीना जा रहा है अपने जो है, तो इन लोगों ने इसका पीछा किया और जब सुनसान स्थान मिला पाटन नामक स्थान पर जो गुजरात में है, वहीं पर इन लोगों ने चाकू घोंप करके इसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो इसकी हत्या में उसका हाथ था मुबारक खां का जो अफगानी था, और कहते हैं कि सलीमा जो इसकी बैरम खां की जो पत्नी थी, ध्यान रखिएगा सलीमा, सलीमा और पत्नी थी इसकी, और कहते हैं कि इसका बैरम खां का बेटा जो था अब्दुल रहीम, आप नाम, ये इसको भी खान खाना की उपाधि मिली बाद में, ध्यान रखिएगा खान ए खाना। ये 4 वर्ष का था उस समय। सलीमा किसी तरह से जान बचा करके भाग के आई, सारी बात उन्होंने बताई। दरअसल सलीमा से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, बेटे से भी कोई दुश्मनी, तो मारना किसको था, बैरम खां को, और उनका काम तमाम कर दिए। दरअसल और ये मुस्लिम रिवाज में था, तो कुछ सूफी जा रहे थे और कहते हैं कि वो समझ गए कि मुसलमान है, तो उन लोगों ने वहीं पर इसको क्या किया, दफना दिया। अकबर को बड़ी दुख हुआ कि इस तरह से इसका अंत हुआ। और तो कहते हैं कि इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि अकबर का इसमें कोई दोष नहीं था, उसको सजा मिलनी थी क्योंकि उसने अफगानों को कत्लेआम किया था, और उस अकबर का तो बस यही था कि उसको छुटकारा उससे मिलना था, और वो छुटकारा पा गया। तो खैर बाद में सलीमा से अकबर ने विवाह कर लिया और इसके बेटे को अपना संरक्षक मान लिया, उसका पालन पोषण अपने बेटों की तरह किया। तो इस तरह से बैरम खां का क्या हुआ, अंत हुआ। एक बात तो क्लियर थी कि बैरम खां जो प्रधानमंत्री का पद था, अब वो सजग, अभी वकील जो सल्तनत का पद था उसको अब डिवाइडेड कर दिया, अधिकार को बांट दिया, और आगे चलकर हम जब बताएंगे इसका शासन व्यवस्था, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे चीजें थी। अब नियंत्रण किसका हो गया, महामनगा के परिवार का हो गया, जो सौतेली माँ थी, और उनका बेटा आदम खां, बेटी जिजियनका, फिर मोहम्मद, तमाम ऐसे लोग इसके साथ जुड़ गए। अब सत्ता पर पूरा नियंत्रण हो गया। लेकिन ये देखिए अकबर की कि ये स्त्री शासन जरूर कहा जाता है, जिसे पर्दा शासन कहा जाता है, जिसे पेटीकोट सरकार कहा जाता है, हमने बताया था पिछली बार जो है, ठीक है। लेकिन इस बीच में अकबर ने कई काम करते गए। अगर निश्चित रूप से इनका पूरा नियंत्रण रहता तो अकबर बहुत से काम नहीं कर पाता। कुछ तो ऐसी बात थी कि इन लोग की बात सम्मान करता था, लेकिन पूरी तरह से हमें लगता है कि इनके नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि कई काम इसने किया। देखिए हम बताने जाते हैं, दिखाने जा रहे हैं। हाँ, इस बीच देखिए इसने क्या क्या किया। देखिए 1562 में, देखिए टाइमिंग वही है, 1562 में, ध्यान रखिएगा, इसने दास प्रथा समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त किया, ध्यान रखिएगा, समाप्त किया, ठीक। पहला। दूसरा देखिए 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ठीक है। और तीसरा था 1564, इसने जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। इसकी चर्चा हम किए थे। जजिया कर हुआ होता है जो सुरक्षा की दृष्टि में दिया जाता है। तो अच्छा, इससे भी करोड़ों की आय होती थी। तीर्थ यात्रा कर, आप जानते हैं कि इससे भी सरकार को करोड़ों की आय होती थी, हिंदुओं को लगता था। एक बनारस के पंडित थे कविंदाचार्य के कहने पर अकबर को तो मालूम भी नहीं था कि तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है। देखिए जैसे जैसे उसको मालूम चलता गया चीजों से, और उसकी जो बातें हुई उससे वो
उसका जो है कह सकते हैं कि उसको लगा कि ये बहुत गलत है और इसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। इसने ये परवाह नहीं किया कितनी हमारा नुकसान हो रहा है, ये इसने देखा कि समाज में जो विषमता है वो विषमता न रहे। ये एक शासक का गुण भी होना चाहिए कि जब वो जात से, बात से, धर्म से ऊंचा होकर के शासन करेगा तो वो उसका शासन क्या रहेगा, सफल रहेगा। और वो हजारों वर्षों तक, जब तक भी इतिहास में नाम लिखा रहेगा, तो वो उसके लोग शासन प्रशासन की तारीफ करेंगे। कोई भी शासक हो, यही सत्ता पाता है वो उसको धर्म से ऊंचा हो जाना चाहिए, जात से ऊंचा होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि अभी ऐसा हमारे देश में नहीं है, कुछ जगहों पर तो दिखा जा रहा है। अब देखिए, दास प्रथा था। जब राजा मर जाता था तो जो सैनिक होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों को जो है। तो अकबर ने कहा कि यार इनका क्या दोष है, जब राजा मर गया, राजा आत्मसमर्पण कर दिया या इस तरह से, तो इनको भी क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। तो 3 चीजें इसने बहुत महत्वपूर्ण है, दास प्रथा समाप्त किया, तीर्थ यात्रा और जजिया कर। ध्यान रखिएगा, इनके अगर रहता तो शायद हो सकता है कि नुकसान हो रहा, तो लोग मना करते कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन इनकी बात कुछ ने सुना नहीं होगा और अपने जो उसके दिमाग में आया होगा, एक शासक के दिमाग में आया होगा, वो काम इसने किया होगा। खैर आइए, अब धीरे धीरे देखिए महामलगा और आदम खां का जो है, तो इसका जो बेटा था आदम खां थोड़ा सा बदतमीज टाइप आदमी था। और अब इसको लगा कि यार अकबर नहीं शासन कर रहा है, हम लोग शासन कर रहे हैं, मेरी माँ कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। एक दिन अक्सर अकबर से बहस कर लेता था, लेकिन अकबर इसको मानता था, इसलिए इससे लड़ता नहीं। उसे भी परिवार में आप अपने लोगों से आप नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इग्नोर कर देता था। अब ये सब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कुनबा तैयार किए कि लगा कि अकबर अब कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात थी नहीं, भले दिया गया। अब देखिए इसी बीच इसका एक प्रधानमंत्री था, वजीर था शमशुद्दीन। ध्यान रखिएगा, अकबर का एक वजीर था शमशुद्दीन। इससे बहस कर लिया कौन, आदम खां। शमशुद्दीन ने कहा यार तुम अपनी औकात नहीं देखते हो और बादशाह बनने के ख्वाब पाले हुए। तो इसको बहुत बुरा लगा कि इस तरह से इसने बोल दिया, तलवार दिया तो उसके पेट में क्या कर दिया, घोंप दिया। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। वही तलवार लेकर के चल दिया मारने के लिए, किसको, अकबर को। और कहते हैं कि अकबर के पहरेदार जो होते थे, किन्नर होते थे, खोजागंज जिसे कहा जाता है, तो उसने देख लिया कि आदम खां आ रहा बड़ी तेजी से और वो किसी को मार के ही आ रहा है, उसकी आंखें लाल है। और उस समय अकबर आराम कर रहा था और उसने तुरंत बंद कर दिया दरवाजा। लेकिन अकबर बुद्धिजीवी नहीं था, जो है वो तो तुरंत जगाया, वो तुरंत अकबर दूसरे दरवाजे से निकल करके तलवार लेकर के और आदम खां से भिड़ गया। आपको बता दें कि आदम खां को तब तक तो सेना नीचे थी, ऊपर आ गई, आदम खां को पकड़ लिया गया। वो आदेश दिया अकबर ने कि इसको हाथ पर बांध करके किले के ऊपर से नीचे इसको फेंक दिया जाए। 2 बार फेंका गया, एक बार फेंका गया तो उसकी गर्दन की नस नहीं टूटी थी। फिर नीचे वालों ने कहा, जो फेंकने वाले थे पूछे कि इसकी गर्दन की नस टूटी कि नहीं, तो नीचे वाले कहा कि नहीं। फिर इसको ले गया ऊपर फेंका गया और इस बार इसकी, तो क्योंकि बादशाह पे इसने अटैक किया था, अगर किसी को और पर अटैक किया तो शायद इसकी माँ महामनगा बचा ली होती। और महामनगा ने को बताया अकबर ने, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहीं कि नहीं उसकी गलती थी और मिलने भी नहीं दिया गया, क्योंकि भाई एक मोह होता है माता का और बेटा से। तो उसी के क्रम में महामनगा का भी 1562 में क्या हो गया, देहांत हो गया। ध्यान रखिएगा, 1562 में महामनगा की भी देहांत हो गया। तो मतलब आदम खां तो मारा ही, महामनगा भी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, तो अनगा की मृत्यु हो गई। अबुल फजल ने महामनगा के बारे में कहा है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बुद्धि मार्ग पर पुरुषों के समान चलती हैं। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल कहता है, बड़ा अच्छा इसका स्टेटमेंट है। अबुल फजल महामनगा के बारे में कहता है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं, ध्यान रखिएगा, होती हैं जो बुद्धि मार्ग में पुरुषों की भांति चलती हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुषों की भांति
चलती हैं। तो ये अबुल फजल का स्टेटमेंट है महामनगा के बारे में। ठीक है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बुद्धि मार्ग में पुरुषों की भांति चलती हैं। तो देखिए अब जो है तो धीरे धीरे अकबर अब इससे जो है मुक्त होने लगा। अब जब मुक्त हो गया तो अब उसे साम्राज्य विस्तार से शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे साम्राज्य विस्तार में। ठीक, आपका जो है अब अकबर का साम्राज्य विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार अकबर के। और अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है बड़ा इंपॉर्टेंट है। साम्राज्य विस्तार अकबर स्वयं कहता है कि अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, युद्धरत होना चाहिए। अबुल फजल ने भी इसका समर्थन किया है और कई ऐसे शासक प्राचीन काल के भी इस तरह से कहते हैं। तो अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपका साम्राज्य खो जाएगा। तो अकबर की एक खासियत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुगल साम्राज्य को बृहद किया जाए, बड़ा किया जाए। उसमें वो सफल भी रहा, क्योंकि उत्तर भारत पर, पूर्वी भारत पर इसका तदम नियंत्रण हो गया था और दक्षिण के कई भूभागों पर भी इसका नियंत्रण हो गया था। जैसे खानदेश था, अहमदनगर था, असरीगढ़, तमाम ऐसी जगहों पर उसने भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो देखिए पहला जो इसका साम्राज्य विस्तार में जो राज्य शिकार हुआ था वो था 1500, पहला देखेंगे 1561 में मालवा पे आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण, और ये बहुत कम जाता था हर जगह। सबसे बड़ी बात तो ये थी, कहते हैं कि मालवा पे आक्रमण हुआ, इसमें आदम खां गया था, वही आदम खां जिसकी हम पीछे वीडियो में बताए। और कहते हैं कि मालवा की जो शासक था वो बाज बहादुर था, ध्यान रखिएगा, बाज बहादुर। ये मालवा का शासक था बाज बहादुर, और ये अफगानी था। और कहते हैं कि अकबर जो है इस पर को नियंत्रण में लेना चाहता था। तो कहते हैं कि बाज बहादुर को उसे तो रुचि नृत्य, संगीत और कला में थी, और जब नृत्य, संगीत और कला में रहेगी तो अपने राज्य के बारे में क्या सोचेगा। ये जब जाहिर है कि जो जिसको काम मिले वही करना चाहिए। अभी आप जानते हैं यूक्रेन की इसी तरह से वहाँ भी जो शासक है कलाकार आदमी है। तो खैर बाज बहादुर पे आक्रमण हुआ और बाज बहादुर तो भाग गया बाद जो है, लेकिन इसकी जो पत्नी थी रूपमती, अन्य जो स्त्रियां थीं उनको बंदी बना लिया गया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और रूपमती ने तो जहर खा के जो है आत्महत्या कर ली थी। रूपमती बाज बहादुर की पहली शिष्या थी, बाद में जो है वो उसकी पत्नी बन गई थी। तो वो भी एक संगीतज्ञ थी, रूपमती भी थी, बहुत अच्छा गाती थी, वो बजाती भी बहुत अच्छा थी। और बाज बहादुर तो खैर कलाकार था ही था। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि अकबर के अंदर एक क्वालिटी थी कि कलाकारों को बड़ा सम्मान देता था, चाहे चित्रकला के हों, चाहे संगीतज्ञ हों, चाहे बजाने वाले हों, चाहे गाने वाले हों। ठीक है, स्थापत्य के मतलब जो भी कलाकार हो, जिस क्षेत्र का माहिर, उसका बड़ा सम्मान करता था अकबर। ये इसके अंदर क्वालिटी थी। और कहते हैं कि बाद में जब बाज बहादुर फिर पकड़ा गया, इसकी स्टोरी हम बताया ख़त्म करें, तो जब इसको अकबर को पता चला कि यार ये बहुत अच्छा गाता बजाता है, तो बुला करके अकबर जो है कहा कि यार जरा कुछ सुना गो, तुम गाते ही अच्छा हो। तो कहते हैं कि अकबर बड़ा उससे प्रसन्न हुआ और इसको मनसब भी दिया, और 1000 का मनसब माना जाता है कि इसने दिया, और उसका राजपाट भी वापस कर दिया। कहा कि मुझे करो उपहार, तुम क्या करता रहना, समय से वैसे देता रहना। तो बहुत बाज बहादुर क्या हुआ था, खुश हुआ था इस बात के लेकर के। तो पहला इसका अटैक हुआ अकबर का तो मालवा पे हुआ, और यहाँ के शासक थे कौन, बाज बहादुर। कहते हैं बाज बहादुर और इसकी जो पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, इसकी जो पत्नी थी रूपमती, ध्यान रखिएगा रूपमती, इन दोनों का उज्जैन में समाधि है। ध्यान रखिएगा उज्जैन में समाधि है। अब इससे जब अधीन हो गया, बहुत ढेर सारा धन भी मिला था। इसी वर्ष अकबर ने 1561 में ही
चुनार पर भी कब्जा कर लिया, चुनार पर कब्जा। ठीक, अब अगला इसका कदम हो गया 1564। ये महत्वपूर्ण ये भी है। कहते हैं कि यहां ये गोंडवाना राज्य पे आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना के अंतर्गत गढ़कटंगा राज था। ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत गढ़कटंगा राज्य था। ये आपके कई ऐसे, जबलपुर एमपी में है, भोपाल तक इसकी सीमा थी, पूरा जो है गढ़कटंगा राज था। और इसकी राजधानी जो थी, राजधानी जो है वो थी चौरागढ़। ध्यान रखिएगा, चौरागढ़ इसकी राजधानी थी। और अमन दास नामक व्यक्ति ने पहली बार, अमन दास नामक व्यक्ति ने हिंदू राज्य की स्थापना किया था गोंडवाना में। ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य किया था? हिंदू राज्य की। यहाँ के शासक था वीर नारायण, छोटा था, अभी ज्यादा उम्र उसकी नहीं थी। और तो कहते हैं कि उसको संरक्षक के रूप में बैठा करके रानी दुर्गावती, ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती ने खुद शासन चला रही थी। का बेटा था ही वीर नारायण, ध्यान रखिएगा, वीर नारायण। कहते हैं कि यहाँ पर भी मुगल फौज गई और बड़ी बहादुरी से रानी ने सामना किया, लेकिन मुगल फौज के आगे रानी की जो सेना थी बहुत कम थी और मुकाबला नहीं कर पाई। ये वीर नारायण भी मारा गया। और रानी दुर्गावती जब घिर गई थी मुगल सेना से, तो उन्होंने कटार अपने सीने में घोंप करके और अपना काम क्या कर लिया था, तमाम कर लिया था। तो ये भी एक बड़ी विजय मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी धन क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। बाद में गोंडवाना राज को इसने वापस कर दिया था, जहाँ के जब शासक बने। तो अब देखिए, तो ये अब देखिए इसके, अब 1564 में इसने गोंडवाना को विजय की। अब इसका जो अगला जो विस्तार है वो है अब मेवाड़ के अंतर्गत चित्तौड़ किला था, जिसकी हमने चित्तौड़ पे ही हमने एक वीडियो बनाया है। आप उसको पूरी स्टोरी आप देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपको काम हो। लेकिन हम यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण 1567, कहते हैं लंबा चला था, लगभग 7-8 महीने, साल भर मान लीजिए। 67 में ही आक्रमण कर दिया था और 68 में इसको विजय मिलती है। तो चित्तौड़ के आक्रमण यहाँ के जो शासक थे प्रारंभ में, कहते हैं कि उदय सिंह थे। और उदय सिंह ने अपने सलाहकारों से सलाह लेकर के अन्यंत्र कहीं चले गए और किले का भार उन्होंने जयमल और फत्ता को दे दिया। ध्यान रखिएगा, जयमल और फत्ता को दे दिया। कहते हैं कि चित्तौड़ को भेजना बहुत जरूरी था और जयमल और फत्ता ने बहादुरी से लड़ा। इसके लिए हमने बताया कि पहले अकबर ने जयमल को, रात शाम का वक्त था जब अपने किले का मरम्मत करा रहा था, तभी गोली से अकबर ने इसको मार दिया और वहीं वो गिर गया। और कहते हैं कि अभी वो जीवित था, लेकिन कहा कि अब तुम लोग जो है, अब सेना से या फत्ता से कहा कि अब तुम लोग जो है किले से बाहर निकल के युद्ध करो, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। और कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद बड़ा माहौल ऐसा हो गया कि अब सारी महिलाएं जो उसमें जो बची थी, वो उन लोगों ने भी उसमें काफ़ी हद तक जौहर कर लिया और ये लोग निकल गए युद्ध करने के लिए। और कहते हैं कि अंततः मारे गए। और ये विजय भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है चित्तौड़ की, अकबर की। कहते पहली बार अकबर ने इस किले के अंदर कत्लेआम करने का आदेश दिया था, जो कि अमूमन ऐसा करता नहीं था, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, कह सकते हैं कि इतने लंबे टाइम तक लगा था। बड़ी सेना भी अकबर की जो है इसमें खो दिया था उसने। और तो ये कलंक के रूप में जाता है, विजय इसका जो है कलंक के रूप में देखा जाता है अकबर के। ध्यान रखिएगा, इसके कह सकते हैं कि एक दाग है जो है इसके ऊपर, कि इस तरह से इसको नरसंहार नहीं कराना चाहिए था। अबुल फजल ने इसी युद्ध के बारे में कहा कि न ऐसा युद्ध सुने होंगे, न ऐसा युद्ध देखे होंगे, और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। स्रोतों के अनुसार 30,000 लोग
सैनिकों के साथ स्त्रियां बच्चों को भी मार दिया गया, कोई बचा नहीं था। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या है भाई? फतहनामा। फतहनामा इसने जारी किया था। क्वेश्चन आता है कि किस विजय के? तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में इसने। अब देखिए, इसी विजय के बाद कई राजपूत शक्तियां जो है अब अकबर के अधीन हो गई और वो समझ गए कि वो अकबर से हम लोगों को मुकाबला नहीं करेंगे। और 1569 से 70 तक मान लीजिए जो है 70 तक कई शक्तियां उसमें जो है अधीन हो गई थी। उसमें आपको जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये ऐसी थी बीकानेर जो इसके अधीन हो गई। किसके? अकबर के अधीन। मतलब इन लोग मतलब कह सकते हैं कि अकबर के अधीन इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि अब अकबर को कोई रोक पाए। अब देखिए, लगभग समझिए कि पूरा राजस्थान इसने विजित कर लिया। और जब हम राजपूत नीति बताएंगे तो उसमें भी करेंगे। इसने राजपूतों से बस यही कहा कि आप लोग सिक्के मत चढ़वाइए और हमारी जो है हमको उपहार कर देते रहिए, आप शासन प्रशासन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह देखिए, एक ही झटके में इस एक विजय ने इसने कितना बड़ा काम किया। ठीक है, ये अलग बात है कि राणा प्रताप ने युद्ध जारी रखा, गोरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन एक छोटे से भूभाग पर वो काम कर रहे थे। ठीक है, एक अपने क्षेत्र को बचाने के लिए वो काम कर रहे थे, न कि पूरे राजस्थान को बचाने के लिए काम कर रहे थे। अब देखिए, अब अगला जो है इसका जो है कहते हैं कि अब गुजरात पर अब आक्रमण होता है। ठीक है, और गुजरात पे आक्रमण, देखिए गुजरात पर कुल 2 बार आक्रमण हुआ। पहली बार तो अकबर नहीं गया था, लेकिन दूसरी बार आक्रमण जो है करने गया था। गुजरात पे आक्रमण 1571। मुजफ्फर खां तृतीय को भेजा था, वहां पे जो है शासक था जो है, और कहते हैं कि मिर्जा हाकिम को भेजा वहां पर। तो जैसे वो आया था, फिर वहां विद्रोह की सूचना मिल गई और बरसात का मौसम था और बड़ा इसको खराब लगा कि यार अभी जो है विजिट किया गया और अभी जो है ये आ गया। तो कहते हैं कि दोबारा ये जो है अकबर गया, वो भी बरसात के मौसम में, और गुजरात पर पहला आक्रमण था। गुजरात पर जो है दूसरा आक्रमण 1500, ध्यान रखिएगा, 1572। स्वयं गया, ध्यान रखिएगा, अकबर जो है स्वयं गया। अब कुछ सेना लेकर के गया। बरसात के मौसम में अमूमन सेना जाती नहीं थी, लेकिन अकबर ऐसा साहसी आदमी था जो गया। और कहते हैं कि उसके सैनिक में पहुंच के उसके गर्दन पर तलवार लगा दिया और कहा कि पूरी फौज पीछे आ रही है, अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो अंजाम भुगतने के तैयार हो। वो डर गया, भयभीत हो गया। उसके पास 20,000 सेना थी और अंततः जो है वो अधीनता मान लिया। कहते हैं यह अभियान जो है 9 दिन में पूरा किया था, जो कि आपको बता दें कि लगभग 1500 मील था, और 9 दिन में अभियान किया। अभी बरसात के मौसम में जाना बहुत बुरा कार्य होता था, उस समय आप सड़कें नहीं होती थी। इसीलिए स्मिथ ने, ध्यान रखिएगा, इतिहासकार स्मिथ ने इस अभियान को, ध्यान रखिएगा, इस अभियान को विश्व का सबसे, ध्यान रखिएगा, सबसे तीव्रगामी अभियान कहा है। तीव्रगामी अभियान कहा है। इसी दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। अभी तक समुद्र को नहीं देखा और प्रणाम किया समुद्र को। और पुर्तगालियों से भी पहली बार इसी दौरान उन लोगों से मुलाकात हुई। पुर्तगालियों से भी कह सकते हैं, गालियों से भी इसी समय इनकी मुलाकात हुई। 2 काम जो है, एक तो समुद्र का दर्शन किया इसने
और पुर्तगालियों से भी इसकी क्या हुई, मुलाकात। तो इसी उपलक्ष्य में माना जाता है कि इसने बुलंद दरवाजा का क्या कराया था, निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, किसका निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ये जो है आक्रमण इसका जो है गुजरात पर, ठीक है। और देखिए कितनी तेज गति से गया था, और इतिहासकार स्मिथ ने इसके विश्व का सबसे तीव्रगामी अभियान कहा। और इसी उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया था। अब देखिए, अब इसका जो है अगला कदम होगा काबुल पर 1581, जिसकी हम चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे। 1581 में काबुल अफगानिस्तान का हिस्सा है, आप जानते हैं। अब इधर इसका कदम जाएगा और इसके साथ मान सिंह भी जाते हैं, और काबुल पर इसने अपना नियंत्रण भी किया। पहला शासक था ये इसने, जिसने काबुल पर कदम रखा था, और बहुत जल्दी कंधार को भी इसने क्या कर लिया, जो है प्राप्त कर लिया। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे थोड़ा सा। और इसी विजय के बाद 1581 में इसके ऊपर संकट भी आता है, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा है कि क्यों आया संकट, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो दक्षिण का विजय है, कुछ राज्य है, उसकी चर्चा करते हुए हम उसी वीडियो में धार्मिक और राजपूत नीति भी बताने की कोशिश करेंगे। कोई अगर कमी रहेगी तो हम अगले वीडियो में उसको पूरा कर देंगे। जैसे हम पानीपत का जो प्रथम युद्ध लिखे थे, हम बता दें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होना चाहिए, हमने सब बताया था, लेकिन लिखने में गलती हो गई थी, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, और कोई बात नहीं है। और शेष कोई चीज़ें रहेंगी तो हम अगले वीडियो में उसको पूरा कर देंगे। और अगला जो आएगा तो जल्द ही हम अगला वीडियो आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।